everyone, welcome to Sneha History Classes. I hope you all are doing well. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग दी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड डलहौजी। इससे पहले मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने डिस्कस किया है वॉरेन हेस्टिंग्स के रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग, कॉर्नवालिस और विलियम बेंटिक। तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और आपको अगर इसका स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, बिकॉज अगर हम लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस वो लेकर आए थे। सो चलिए जल्दी से फिर शुरू करते हैं। सो ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये इमेज है लॉर्ड डलहौजी की, और ये इंडिया में एज अ गवर्नर जनरल बनकर आए थे 1848 में, और इन्होंने सक्सीड किया था लॉर्ड हेडिंग को। तो देखिए बड़े ही इम्पॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया। इनका टाइम पीरियड आप देखेंगे एज अ गवर्नर जनरल रहा था इंडिया में 1848 से 1856 तक। और जब ये गवर्नर जनरल बने थे तो उस समय इनकी एज थी 36 ईयर्स, और आप देखेंगे इन्होंने 8 ईयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस ये इंडिया में लेकर आए एज अ गवर्नर जनरल, और ब्रिटिश इंटरेस्ट को बिल्कुल बहुत अच्छे से इन्होंने सर्व किया। मतलब ब्रिटिश इंटरेस्ट इनके दिमाग में बहुत अच्छे से था, उनके ब्रिटिशर्स के लिए मतलब काफ़ी चीज़ें ये लेकर आए जो उनको बहुत बेनिफिशियल हुई। तो अभी जल्दी से हम शुरू करते हैं रिफॉर्म्स के बारे में। तो बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल आप देखेंगे, मिलिट्री से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड सारे रिफॉर्म्स किए हैं। अभी पहले हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में। तो देखिए 8 इयर्स का ये टेन्योर था इनका, और एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड की बात करें तो एक नई रजीम जो है वो सामने लेकर आए हैं, और इन्होंने ये जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था इसको मॉडर्न लाइंस पे लाके रख दिया है। ठीक है, तो मतलब एक मॉडर्न तरीके का आपको सिस्टम इनके समय पे देखने को मिलेगा। और जो गवर्नमेंट थी अब वो उनका जो काम था वो ज़्यादा एफिशिएंट आपको देखने को मिलेगा। तो वन बाय वन देख लेते हैं क्या क्या ये चीज़ें इन्होंने करी हैं अपने टाइम पे। तो पहला है अपॉइंटेड अ न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी जो थे उन्होंने एक नया लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया बंगाल में, क्योंकि देखिए इससे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था वो एक्ट करता था एज गवर्नर ऑफ बंगाल। तो वो दोनों काम करता था, गवर्नर जनरल भी था इंडिया का और एक गवर्नर भी था बंगाल का। सो अब क्योंकि आप देखेंगे डलहौजी के समय पे ब्रिटिश एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उनका एरिया बहुत बड़ा हो गया था। सो दोनों ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर पाना थोड़ा मुश्किल था उनके लिए। तो इसी वजह से उन्होंने एक नया लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया बंगाल में, और वो खुद बन जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ द होल इंडिया, जिससे कि क्या है सारा एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में है, बट जो गवर्नर है बंगाल का वो उसको सेपरेटली देखेगा। सो इससे क्या हो रहा था कि अब वो इंडियन अफेयर्स पे पूरा मतलब इंडिया के ऊपर पूरी तरीके से अब काम कर पाएंगे। सो ये इंपॉर्टेंट चेंज इन्होंने किया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन रेगुलेशन सिस्टम इन न्यू टेरिटरीज। एज आई मैंशनड कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन की पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट करी। आगे वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है और क्या क्या उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी जिससे कि इनके समय पे जो है ब्रिटिश एम्पायर बहुत एक्सपेंड कर गया था। सो जो नई टेरिटरीज़ इन्होंने जीती थी वहाँ पे इन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको कहते हैं नॉन रेगुलेशन सिस्टम। इसके अकॉर्डिंगली बेसिकली क्या था कि जो डलहौजी थे उन्होंने एक कमिश्नर अपॉइंट किया ये जो नए जो टेरिटरी इन्होंने एक्वायर करते वहाँ पे। और ये जो कमिश्नर था ये क्या काम करता था, ये रेवेन्यू कलेक्ट करता था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था, और ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था किसको, गवर्नर जनरल को। तो ये कुछ नया सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और ये आप देखेंगे कौन कौन से रीजन में, जैसे कि पंजाब, बर्मा, सेंट्रल प्रोविंस, अवध। ठीक है, यहाँ पे ये जो सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स होते थे एंड ये अलग अलग जो है फंक्शंस परफॉर्म करते थे, और इसी को हम कहते हैं नॉन रेगुलेशन प्रोविंसेस। ठीक है, और बंगाल, बॉम्बे और मद्रास की बात करें सो दे वर सपोज टू हैव अ रेगुलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन बाय लोकल यूसेजेस एंड कस्टम्स कंबाइंड विद सिंपल ब्रिटिश लॉ। तो जो ऑलरेडी टेरिटरीज थी उनमें वहाँ पे रेगुलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन होता था, तो जहाँ पे कि लोकल मतलब ब्रिटिश
एडमिनिस्ट्रेशन को भी ध्यान रखा जाएगा, वो जो नई चीज़ें हैं वो भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लस जो पुरानी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उसके साथ मिल के ये काम कर रहे थे, दोनों चीज़ों को कंबाइन हो गए। बट अगर हम नए नॉन रेगुलेशन सिस्टम की बात करें तो वो नए टेरिटरीज में थे जहाँ पे कमिश्नर अपॉइंट किया गया था, और वो जो है सिविल एंड मिलिट्री ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था, रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन कर रहा है, और वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है गवर्नर जनरल को। सो नेक्स्ट हम देखते हैं शिमला एज द समर कैपिटल। अब क्या करते हैं, जैसे बिकॉज ब्रिटिश एम्पायर अब एक्सपेंड हो रहा था, तो इस वजह से इन्होंने जो है शिमला जो होती है वो अब बन जाती है समर कैपिटल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन को और एफिशिएंट बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को सब डिवाइड कर दिया अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। वो किस लिए किया कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे वो एक पर्टिकुलर आप कहेंगे मेंबर के अंडर होंगे, और उसके अंडर फिर बहुत सारे ऑफिशियल्स होंगे। ये सब इसलिए जिससे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो पाए। नेक्स्ट क्या करते हैं, प्रोविंसेस पार्सल्ड आउट इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो प्रोविंसेस है जिनको प्रांत भी बोला जाता है, वो आगे चलकर उनको डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास होता है, डेप्यूटी कमिश्नर। तो बेसिकली यहाँ पे ओवरऑल ये समझ लो कि एडमिनिस्ट्रेशन को और आसान करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, ईजी करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, एरियाज को आगे फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, और डिवीजन के साथ हर एक एरिया में कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स अपॉइंट कर रहे हैं जो उस डिपार्टमेंट का काम देखेंगे। तो जिससे क्या होगा कि छोटा छोटा डिपार्टमेंट होगा तो एक इंसान को वो डिपार्टमेंट संभालना आसान होगा, और इस तरीके से वो फिर उसके हायर ऑफिशियल के अंडर होगा, फिर वो उसके, और फिर इस तरीके से सारे के सारे जो लोग हैं वो किसके अंडर होंगे, ऑटोमेटिकली गवर्नर जनरल के। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए ये जो है डिवाइड कर रहे थे काम को। ठीक है, तो इसी तरीके से जो प्रोविंसेस थे उनको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया, और जिसको कौन कंट्रोल कर रहे थे, डेप्यूटी कमिश्नर। एंड जो ऑफिसर्स थे दे वर गिवन ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल एंड रेवेन्यू पावर्स। ठीक है, तो उनको उनके हाथ में वो एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेंगे, रेवेन्यू भी देखेंगे, और जुडिशियल लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करेंगे। और हाउएवर दिस सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कॉस्ट इंक्रीज ट्रबल टू द कॉमन मासेस। देखिए ये एक मॉडर्न लाइन पे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन। हाउएवर अगर आप मुगल टाइम देखेंगे या उससे पहले एंशिएंट टाइम में भी आप देखेंगे, मौर्यन और गुप्ता एम्पायर में, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता था। मतलब आप देखोगे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो फिर विलेजेस में डिवाइडेड हैं, उनके ऊपर और चीज़ें हैं, तो ये सिस्टम होता था। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारा का सिस्टम किसके अंडर है, एक गवर्नर जनरल के अंडर है। वो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव को मतलब सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है ओवरऑल इंडिया में। तो ये कुछ नया कोशिश कर रहे थे ये करने की, और आप देखेंगे जिस तरीके का सिस्टम ये ब्रिटेन में फॉलो करते थे वही सिस्टम ये कोशिश कर रहे थे इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो जिससे कि थोड़ा सा जो कॉमन आम आदमी है उसको दिक्कत आ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिलिट्री रिफॉर्म्स के बारे में। तो मिलिट्री अब देखिए एक्सपेंशन ये कर रहे हैं, इनका यही मोटिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कैप्चर करना है, ब्रिटिश एम्पायर को बढ़ाना है। तो उसके लिए इनके एक तो ऑब्वियसली डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मिलिट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कहीं पे भी रिबेल हो रहा है, रिवोल्ट हो रहा है, किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस है, तो वो मिलिट्री के थ्रू उसको क्रश कर सकते हैं। तो इसलिए मिलिट्री की फील्ड में भी इन्होंने इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स किए। पहला क्या किया, आर्टिलरी शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू मेरठ। तो देख लेते हैं। देखिए इससे पहले ये समझ लो कि डलहौजी के टाइम पे पूरा का पूरा एनेक्सेशन देखते हैं कहाँ से कहाँ तक हो गया। ये बंगाल ईस्ट में लेकर पंजाब और सिंध वेस्ट तक, और सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री कंट्रोल नाउ शिफ्टेड फ्रॉम बंगाल टू नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो पहले क्या था कि सारा का सारा कंट्रोल बंगाल में होता था। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लॉ से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड या जुडिशरी से रिलेटेड, वो सारी कहाँ पे होती थी, बंगाल में। अब बिकॉज एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, अब पंजाब सिंध ये सब भी इनके हाथों में आ गया है, तो जिसकी वजह से अब क्या है कि ये जो पावर सेंटर है वो चेंज हो रही है। तो अब बंगाल से शिफ्ट होके नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ रहा है। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया, और इसके लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अब जो है इनके पास बेटर मिलिट्री पावर भी होनी चाहिए, बेटर स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। ठीक है, तो जिसकी वजह से और मिलिट्री को एफिशिएंट बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, जो मेन हेडक्वार्टर बंगाल आर्टिलरी जो थी वो कहाँ पे थी, दमदम कैलकाटा में, उसको शिफ्ट करके अब कर दिया इन्होंने मेरठ में। और इसके साथ साथ आप देखेंगे
नेक्स्ट ये चीज़ क्या करते हैं, परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी शिफ्टेड टू शिमला। अभी हमने पहले देखा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में कि शिमला को इन्होंने एक समर कैपिटल बना दिया, तो जिसकी वजह से अब आप देखोगे कि एक परमानेंट मिलिट्री हेडक्वार्टर ये कहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं, शिमला में करते हैं, ठीक है। और ये कब करते हैं, ये काम पूरा कंप्लीट होता है 1865 में। और यहाँ से आप देखोगे कि जो शिमला है उस प्लेस की इम्पोर्टेंस जो है गवर्नमेंट की, अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो वो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन इन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन एलिमेंट इन द आर्मी। तो देखिए ये चीज़ डलहौजी को, एक फार साइटेड इंसान थे, विजनरी थे, उनको भी पता था कि आगे चलकर क्या होने वाला है। तो उनको पता था कि अगर अगर हिंदुस्तानियों की जनसंख्या या संख्या ज़्यादा हुई आर्मी में एज़ कम्पेयर टू यूरोपियंस या ब्रिटिशर्स, तो क्या होगा, फ्यूचर में अगर रिवोल्ट होगा तो उनको क्रश कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा है। तो ये चीज़ उनको समझ में आ रही थी पहले से ही, और स्पेशली आफ्टर द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, उसमें इंडियन सोल्जर्स को, नेटिव सोल्जर्स को कोशिश करी कम करके यूरोपियन सोल्जर्स की तादाद को बढ़ाने की, जिससे कि अगर कोई रिवोल्ट भी होता है तो यूरोपियंस इतने हो कि वो उनको क्रश कर सके। और इसके साथ साथ ठीक है, ये चीज़ होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और क्या करते हैं, रेज्ड अ गोरखा रेजिमेंट एंड इरेगुलर फोर्स इन पंजाब। तो वही इनको पता था, ये फ्यूचरिस्टिक थे, ये सोच रहे थे कि आगे के टाइम पे कोई रिवोल्ट हो सकता है, जो कि हुआ भी। इन्हीं की पॉलिसीज़ के बाद आप देखोगे 1857 का रिवोल्ट भी होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये जो है दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें करते हैं। एक तो गोरखा रेजिमेंट बनाते हैं ये, और उनकी जो स्ट्रेंथ है, तादाद धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहते हैं। और दूसरी ये क्या करते हैं, एक न्यू इरेगुलर फोर्स बनाते हैं पंजाब में, अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन विद अ सेपरेट सिस्टम ऑफ डिसिप्लिन। तो ये एक अलग फोर्स बनाई गई है, इनका डिसिप्लिन, मतलब इनका एडमिनिस्ट्रेशन अलग से होगा सारा कुछ। सो ये जो दोनों रेजिमेंट्स हैं, ये एक्चुअली में आगे चलकर भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव होती हैं, क्योंकि जब 1857 का रिवोल्ट होता है तो उसमें ये गोरखा रेजिमेंट और पंजाब जो फोर्स है, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर उसको क्रश करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो खैर, आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आगे चलकर हम एजुकेशनल रिफॉर्म्स, मींस जो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, उसमें क्या क्या चेंजेस वो लेकर आए वो डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ।